14 अप्रैल 1990 25 साल की सरला भट्ट श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में नर्स की नौकरी कर रही थी। उस रात वो अपना काम खत्म कर हॉस्टल के कमरे में आराम करने पहुंची। तभी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के हथियारबंद आतंकियों ने उनके कमरे में धावा बोल दिया। 4 दिन तक उन्हें बंधक बनाकर रखा और आखिर में उनकी लाश को श्रीनगर के डाउनटाउन में फेंक दिया। सरला के शरीर पर सिगरेट के दाग थे, गोलियों के निशान थे, क्षत विक्षत शरीर से खून रीस रहा था और अंग भी कटे हुए थे। सरला की लाश के साथ दहशतगर्दों का एक नोट भी मिला। सरला की जेब में रखे हुए इस नोट पर JKLF ने सरला को पुलिस का मुखबिर करार दिया और इसी कारण उनकी हत्या करने की बात लिखी। सरला की मौत के बाद घाटी में कश्मीरी पंडितों के बीच दहशत और बढ़ गई। नतीजतन तमाम घटनाओं से खौफजद कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ दी। सरला की मौत की तफ्तीश शुरू हुई, लेकिन बिना किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचे ही ठंडे बस्ते में चली गई। सरला का परिवार इस आस में रहा कि कब सरला की मौत का राज खुलेगा और उनके हत्यारों को सजा मिलेगी। महीने बीते, साल बीते और दशक भी गुजर गए। 1 नहीं, 2 नहीं, करीब करीब 35 साल बीत गए इंतज़ार में, और सरला के जैसे ही दर्जनों कश्मीरी पंडितों का इंतज़ार यूं ही चलता रहा। लेकिन ये इंतज़ार खत्म हुआ अगस्त 2025 को। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के ऐलान के बाद जब सरला भट्ट हत्याकांड में स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने दोबारा से इस मामले की पड़ताल शुरू की, तब इनका इंतज़ार खत्म हुआ। ताज्जुब की बात यह है कि 3 दशक बाद जब इस केस की जांच ने रफ्तार पकड़ी तो महज कुछ महीनों में ही सरला की हत्या के ऐसे सबूत हाथ लगे जिनके बिना पर जांच एजेंसियों ने इस पूरे मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी। क्या कुछ लिखा उसमें, कैसे जांच एजेंसियों ने अब वो बातें पता की जो आज से 3 दशक पहले पता नहीं चल पाई थी। कौन है वो IPS अफसर जिन्होंने सरला भट्ट के इस केस में अहम किरदार निभाया, इस वीडियो में इन सारे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव का नौकरशाही से जुड़ा शो लाल बत्ती। रूट्स इन कश्मीर एक गैर सरकारी संगठन माने NGO है। ये मुख्य रूप से विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय के अधिकारों, न्याय और उनके पुनर्वास से जुड़े मुद्दों पर काम करता है। ये संगठन चर्चा में आया साल 2017 में, जब इसने कश्मीर में मारे गए कश्मीरी पंडितों के केसेस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई। हालांकि तब उनकी इस याचिका को ये बोलकर खारिज कर दिया गया था कि यह मुद्दा 27 साल पुराना है, अब इससे जुड़े सबूत मिलने की संभावनाएं कम हैं। लेकिन संगठन अपनी मांगों को लेकर अडिग रहा। 5 साल बाद 2022 में NGO ने सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से दस्तक दी। इस बार दरवाजा खटखटाया और क्यूरेटिव याचिका दायर की। क्यूरेटिव याचिका माने कि क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में न्याय पाने का एक आखिरी कानूनी मौका होता है। अगर किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका हो, उस फैसले के खिलाफ दायर रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो गई हो, फिर भी अगर किसी व्यक्ति को लगे कि उसके साथ गंभीर अन्याय हुआ है या सुनवाई के दौरान कोई बड़ी गलती हुई है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में एक आखिरी बार मामले पर विचार करने की अपील कर सकता है इस क्यूरेटिव याचिका के जरिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस क्यूरेटिव याचिका को भी खारिज कर दिया था। इसके बाद कई सामाजिक संगठनों ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। कुछ महीनों बाद 2023 में मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर पुलिस को 1990 के दशक में हुई हत्याओं की एक फहरिस्त तैयार करने का निर्देश दिया। इसी पहल के बाद सरला भट्ट हत्याकांड समेत कई पुराने मामलों को दोबारा से खोला गया। फहरिस्त तैयार हुई और 18 मार्च 2024 को J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर के DGP के आदेश पर सरला भट्ट हत्याकांड की फाइल स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी SIA को सौंप दी गई। केस फाइल की शुरुआती जांच के बाद अगस्त 2025 से SIA ने मामले में छापेमारी और गिरफ्तारियां करनी शुरू की। 10 महीने के बाद 29 जून 2026 को SIA ने अपनी चार्जशीट भी दाखिल की। इसमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के यासीन मलिक के साथ कुल 5 लोगों को आरोपी बनाया गया। यासीन मलिक पहले से ही उम्र कैद की सजा काट रहा है, वहीं बाकी के 4 में से 3 आरोपियों की मौत हो चुकी है, जबकि एक आरोपी फरार है। 35-36 साल बाद दाखिल हुई ये चार्जशीट केवल एक आपराधिक मुकदमे की कार्रवाई भी मानी जा सकती है और ये भी मानी जा सकती है कि उन पीड़ित परिवारों के लिए एक प्रतीकात्मक संदेश है
संदेश जो कहती है कि मामला भले ही कितना पुराना क्यों ना हो, भले ही वो सबूतों के अभाव में ठंडे बस्ते में चला गया हो, अगर जांच दोबारा से की जाए तो शायद न्याय मिल सकता है। इस पूरी चर्चा के केंद्र में है एसआईए की वो टीम जिसने 35 साल पुराने इस केस की गुत्थी सुलझाने में एक बड़ा किरदार निभाया। कौन है? एक पूरी फहरिस्त है। सबसे पहला नाम है आईपीएस नीतीश कुमार का, वो अफसर जिनकी निगरानी में एसआईए का पूरा ऑपरेशन चला। मूलतः उत्तर प्रदेश से आने वाले नीतीश कुमार 1999 बैच के एजीएमयूटी काडर के आईपीएस अफसर हैं। फरवरी 2024 से ही नीतीश जम्मू कश्मीर में एडीजीपी, सीआईडी और स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एसआईए के पद पर हैं। बीते 26 सालों की सेवा में नीतीश के नाम कई उपलब्धियां दर्ज हैं। साल 2007 और 2008 में उन्हें वीरता के लिए पुलिस पदक, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया गया। साल 2015 में उन्हें विशिष्ट सेवाओं के लिए पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस मिला। साल 2025 में ही नीतीश को राष्ट्रपति पुलिस पदक माने प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस से भी नवाजा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरला भट्ट हत्याकांड की पुनः जांच की पूरी प्रक्रिया आईपीएस नीतीश कुमार की निगरानी में ही हुई। नीतीश के अलावा इस टीम में अहम किरदार निभाया 2018 बैच की एजीएमयूटी काडर की आईपीएस अफसर दिव्या देव ने। दिव्या मूलतः तमिलनाडु से ताल्लुक रखती हैं और वर्तमान में सोपोर जिले की पुलिस अधीक्षक हैं। एनडीटीवी ने अपने सोर्सेस के हवाले बताया कि सरला मर्डर केस की दोबारा जांच में दिव्या देव ने अहम भूमिका निभाई। वो एसआईए में पुलिस अधीक्षक यानी एसपी के पद पर थीं और जांच से जुड़ी कई जरूरी जिम्मेदारियां संभाल रही थीं, फिर चाहे वो तफ्तीश करना हो या फिर चार्जशीट फाइल करना। नीतीश और दिव्या के अलावा जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा अफसर भी इस जांच के अहम हिस्सेदार रहे। इनमें से एक हैं ताहिर अशरफ भाटी, जम्मू कश्मीर पुलिस सेवा के 2004 बैच के अफसर। वर्तमान में ताहिर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एसआईए कश्मीर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया कि मामले की फील्ड जांच और कई अहम जांच कामों की जिम्मेदारी ताहिर अशरफ ने खुद संभाली। उन्होंने जरूरी गवाहों को ढूंढने के लिए घर घर जाकर लोगों से बात की, सबूत इकट्ठा किए, उनकी जांच की और 35 साल पुराने घटनाक्रम को फिर से समझकर चार्जशीट बनाने में मदद की। फिलहाल एसआईए की इस टीम ने 737 पन्नों की चार्जशीट श्रीनगर की विशेष अदालत में दाखिल की है। इसमें गवाहों के बयान, पुराने रिकॉर्ड, मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक और बैलिस्टिक रिपोर्ट के साथ ही साथ दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर यासीन मलिक समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया है। अब जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इन 5 आरोपियों में से 3 की मौत हो चुकी है। यासीन मलिक पहले से ही तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है और बचा हुआ एक आरोपी फिलहाल फरार है। अगर चार्जशीट में अदालत को पर्याप्त आधार मिलता है तो आरोप तय किए जाएंगे। इसके बाद मुकदमे की औपचारिक सुनवाई शुरू होगी। खैर, अभी इसमें वक्त लगेगा। इस मामले में आगे जो भी अपडेट होगी वो आप तक पहुंचाई जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस पूरे मामले पर जो भी राय रखते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे मेरे साथी आनंद हैं। आप देखते रहिए खबरगांव।